हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग कुशल से होंगे। पिछले कई वीडियोज में हमने डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में बहुत डिटेल से स्टडी किया था और इस डिफरेंशियल कैलकुलस के कंसेप्ट में मेन बात थी कि कोई कर्व हमारे पास है, उस कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट को डिफाइन करना है और टेंजेंट का स्लोप हमको निकालना है। तो उससे रिलेटेड था डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट को डिफाइन करना और उसकी स्लोप निकालना, उससे रिलेटेड डिफरेंशियल कैलकुलस था। और डिफरेंशियल कैलकुलस का जो ओरिजिन है वो स्लोप निकालने से ही है कि कर्व का स्लोप हम कैसे निकालें। स्लोप वेलोसिटी के रूप में भी निकलता है, स्लोप किसी पार्टिकल के मोशन में एक्सेलरेशन में भी स्लोप निकलता है। तो कई प्रकार से स्लोप्स को निकाला जाता है और स्लोप से निकालने के कंसेप्ट में ही डिफरेंशियल कैलकुलस का ओरिजिन हुआ है। और ऐसे ही एक दूसरा कंसेप्ट आज हम सीखने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस ये डिफरेंशियल कैलकुलस का ही दूसरा पार्ट है। तो जैसे डिफरेंशियल में हम किसी कर्व के स्लोप निकालने पर फोकस रहते हैं, तो इंटीग्रल में हम किसी एरिया का, कोई बाउंड एरिया है, जैसे कर्व है, कर्व का दो बाउंड्रीज के बीच में जो पार्ट आता है उसका एरिया अगर हमको निकालना है तो उस एरिया निकालने पर हम कंसंट्रेट करते हैं। तो ये जो हम करते हैं एरिया निकालना, ये इंटीग्रल कैलकुलस का के अंदर में होता है। तो इस प्रकार से डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में हम किसी कर्व का स्लोप निकालते हैं, टेंजेंट की स्लोप निकालते हैं कर्व की। तो इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर हम दो बाउंड्रीज के बीच में किसी कर्व के द्वारा जो इनक्लोज्ड एरिया होता है, जो घिरा हुआ एरिया होता है, उस एरिया निकालने पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसलिए इंटीग्रल कैलकुलस का जो कंसंट्रेशन है वो किसी रीजन के एरिया निकालने से है, जबकि डिफरेंशियल कैलकुलस का जो कंसंट्रेशन है या उसका जो कंसर्न है वो किसी कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट को निकालना और टेंजेंट की स्लोप से रिलेटेड होता है। अब ये दोनों डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस ये एक दूसरे के इनवर्स रिवर्स हैं। अब कैसे हम इसको डिफाइन ऐसे करना चाहेंगे, जैसे मान लिया कोई फंक्शन है साइन एक्स। अगर मैं साइन एक्स को डिफरेंशिएट करता हूं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो आप जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हुआ, कॉस एक्स हुआ। तो अब सपोज मुझे नहीं पता है कि कॉस एक्स किसको डिफरेंशिएट करके आता है। ये किसी फंक्शन का डिफरेंशियल है, एफ डैश एक्स है। कॉस एक्स किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है और मुझे वो फंक्शन पता नहीं है। मुझे उस फंक्शन को पता करना है जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद कॉस एक्स आया था। तो कॉस एक्स जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आया था वही फंक्शन इस कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा, क्योंकि जैसे मैं यूं कहूं कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू है कॉस एक्स। तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करके कॉस एक्स आया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस फंक्शन किसको डिफरेंशिएट करके कॉस एक्स आया, ये साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स है। तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करके कॉस एक्स आया, तो इसलिए साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है। कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स है। तो एंटी डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, हम उस फंक्शन को सर्च करते हैं, उस फंक्शन को इन्वेस्टिगेट करते हैं जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद हमें दिया हुआ जो फंक्शन है वो मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक और उदाहरण देखिए, मेरे पास सपोज है एक्स क्यूब अपॉन 3। ये कोई फंक्शन है और ये फंक्शन कैसे आया होगा। मान लिया हम ये करते हैं इसको डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4, हम कहते हैं सपोज इसको एक्स पावर 4 का मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आएगा 4 इंटू एक्स क्यूब। एक्स की पावर 4 का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव निकाल रहा हूं। एक्स की पावर 4 का जो डेरिवेटिव है वो 4x क्यूब है। एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब है, तो 4x क्यूब का एंटी डेरिवेटिव x पावर 4 है। तो एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव में हम उस फंक्शन को सर्च करते हैं जिस फंक्शन को
डिफरेंशिएट करने पर ये हमको मिला हुआ था। तो ये जो एंटी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का उल्टा, ये डेरिवेटिव है और हम इसमें फंक्शन को जानते हैं कि किसका डेरिवेटिव था, ये इसका डेरिवेटिव था। तो ये जो आ रहा है दिस इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, इसको हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं क्योंकि डेरिवेटिव का उल्टा है। एंटी डेरिवेटिव या इसका दूसरा नाम है प्रिमिटिव, इसको हम लोग प्रिमिटिव भी कहते हैं और इसी को हम लोग इंटीग्रल भी कहते हैं, इंटीग्रल ऑफ 4x³। तो इसी में कुछ हम और एग्जाम्पल लेकर के इसके कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे। तो एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे आपके पास है log ऑफ mod x, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। log x का डिफरेंशिएशन बेस e है इसका, तो इसका ddx ऑफ log x क्या होता है आपको पता है, आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में सीखा हुआ है। ddx ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x होता है। तो log x का डेरिवेटिव है 1/x, ddx मींस डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। तो log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव log x है। दिस इज एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज log x। तो एंटी डेरिवेटिव में क्या कर रहे हो आप, 1/x किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, आप उस 1/x उस फंक्शन को ट्राई शर्त से कर रहे हो जिसको डिफरेंशिएट करने पर 1/x आता होगा। तो आपने कहा log x को डिफरेंशिएट करके 1/x आता है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x है, लेकिन 1/x का एंटी डेरिवेटिव log x है, या 1/x का प्रिमिटिव भी कर सकता हूं, इसको कह सकता हूं 1/x का प्रिमिटिव log x है, या इसको प्रिमिटिव के साथ साथ हम और किसी नाम से पुकार सकते हैं, इसका नाम क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1/x इज log ऑफ mod x। तो इस प्रकार से हम डिफरेंशिएशन में तो डेरिवेटिव कर रहे हैं log x का 1/x से, लेकिन इंटीग्रेशन में हमें डिफरेंशिएशन पता है, किसी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पता है, हमें डेरिवेटिव पता है, तो हम डेरिवेटिव हमें पता है, हम एंटी डेरिवेटिव को निकाल रहे हैं। एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रल। तो एंटी डेरिवेटिव में उस फंक्शन को हम शर्त से करते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो जिसको डिफरेंशिएट करके ये गिवन फंक्शन हमको मिला हुआ है। तो किसको डिफरेंशिएट करके आया होगा उसको ढूंढना है, उसको सर्च करना है, तो वो जो मिलेगा वही क्या कहलाएगा, उसका इंटीग्रल कहलाएगा, या उसका एंटी डेरिवेटिव कहा जाएगा, या इसको प्रिमिटिव नाम से भी हम पुकारते हैं। तो इस प्रकार से जो इंटीग्रेशन निकालने की प्रोसेस है वो एक्चुअली डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन में आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जो आंसर पाया है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिए हुए हैं और आपको उस ओरिजिनल फंक्शन को, मूल फंक्शन को पहचानना है कि ये किसको डिफरेंशिएट करके आता होगा, वही उसका इंटीग्रल। तो कुछ एग्जाम्पल हम और लेते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास मान लिया है साइन एक्स, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो आप, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आता है, ddx ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशियल कैलकुलस में आपने सीखा, दिस इज cos x। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x है, तो cos x का एंटी डेरिवेटिव या cos x का इंटीग्रल साइन x है। तो इस बात को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चलो फिर करेंगे भी। एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल को लिखने का तरीका है कि इसको हम यहाँ लिखें और cos x का एंटी डेरिवेटिव को ऐसे सिंबल से लिखा जाता है। एक ये सिंबल बना दिया एस टाइप का, और इसके साथ साथ इसके इनटू में हम लोग dx लिख देते हैं। तो ये एंटी डेरिवेटिव को ddx लिखते हैं, ddx ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू cos x, यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x है। अब मैं कह रहा हूं कि cos x का एंटी डेरिवेटिव साइन x है, cos x का एंटी डेरिवेटिव साइन x है। तो इस बात को, एंटी डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं, cos x, और इसमें cos x और dx लिख दिया, तो dx एंटी डेरिवेटिव हुआ, और ये हमारा सिंबल है। तो इसको हम पढ़ते कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, इसको पढ़ने का तरीका, इंटीग्रेशन ऑफ cos x या इंटीग्रल ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इज इक्वल टू, आपको एंटी डेरिवेटिव ढूंढना है कि cos x किसको डिफरेंशिएट करके आया था, cos x sin x को डिफरेंशिएट करके आया था, इसलिए cos x का एंटी डेरिवेटिव या cos x का इंटीग्रल sin x है, तो इसलिए ये sin x हो गया। एक और एग्जांपल आप देखिए, एक एग्जांपल और देखिए, नंबर 2। जैसे मैं ये कहता हूं कि ddx ऑफ sin x प्लस 3, ddx ऑफ sin x प्लस 3 कितना होगा, sin x प्लस 3 का ddx का मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस के हिसाब से
डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अलग अलग हो जाता है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 3, डी डी एक्स ऑफ 3 हो जाएगा। तो अब डी डी एक्स ऑफ इम्प्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू साइन एक्स का डी डी एक्स क्या हुआ, कॉस एक्स हुआ, डी डी एक्स ऑफ 3 तो कांस्टेंट है, उसका डी डी एक्स 0 होता है। तो इस प्रकार से देखिए आपने डेरिवेटिव लिया है, डी डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, साइन एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना आया, कॉस एक्स के इक्वल आया। तो जब साइन एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस 3 आएगा। तो मैं कैसे लिखता हूं एंटी डेरिवेटिव को, ये मार्क लगा देता हूं, उसके बाद किसका एंटी डेरिवेटिव, कॉस एक्स का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो कॉस एक्स डी एक्स लिखा, लेकिन मैं इसको पढ़ता हूं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स या एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज इक्वल टू किसको डिफरेंशिएट करने पर cos x आया था, cos x आया था sin x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करने पर, इसलिए इसका एंटी डेरिवेटिव है sin x प्लस 3। तो ऐसे ही एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल आप ऐसा देखिए, सपोज थर्ड एग्जांपल है, मेरे पास आया डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3.5, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3.5। तो देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स धन 3.5 है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी डी एक्स साइन एक्स का लगेगा, डी डी एक्स लगेगा साइन एक्स का, प्लस डी डी एक्स लगेगा 3.5 का। तो कितना आ जाएगा देखिए, ये होगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3.5 इज इक्वल टू साइन एक्स का डी डी एक्स होता है कॉस एक्स और इसका हो गया 0, तो इसको हटा दिया तो cos x आ गया। देखिए sin x प्लस 3.5 का डी डी एक्स करा तो cos x, यानी sin x प्लस 3.5 का डेरिवेटिव cos x है, तो cos x का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन sin x प्लस 3.5 है। तो cos x का इंटीग्रेशन ऐसे लिखते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू sin x प्लस 3.5। तो इस टाइप से देखो, ये 2-3 एग्जाम्पल आप देखिए, ऊपर मैंने लिखा था कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया मैंने, तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स है, तो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स है, तो मैंने लिख दिया एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स यानी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही एंटी डेरिवेटिव हो, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स आ गया, कि उस फंक्शन को पहचाना जिसको डिफरेंशिएट करके आता है, तो आपने कहा साइन एक्स, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हुआ। फिर आपने दूसरा एग्जाम्पल लिया बच्चों, दूसरे एग्जाम्पल में क्या लिया, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3 है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3, इसको डिफरेंशिएट किया आपने, तो डी डी एक्स साइन एक्स प्लस डी डी एक्स 3, तो डी डी एक्स साइन एक्स cos x हो गया और डी डी एक्स 3 हो गया मेरा 0, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू cos x आ गया, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू cos x आ गया, क्योंकि वो पार्ट उसका 0 हो गया कॉन्स्टेंट होने का। तो साइन एक्स प्लस 3 इसका डेरिवेटिव cos x है, sin x प्लस 3 का डेरिवेटिव cos x है, तो cos x का एंटी डेरिवेटिव यानी cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 3 है। तो इस तरीके से पता चल गया कि cos x का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, तो ये sin x प्लस 3 आएगा यहाँ पर। फिर हमने देखा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3.5 मैंने लिया नीचे, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3.5, तो वो डी डी एक्स साइन एक्स प्लस डी डी एक्स 3.5 यानी साइन एक्स प्लस 3.5 का डेरिवेटिव इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस 3.5 का डेरिवेटिव। 3.5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x कर दिया। तो इस टाइप से डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3.5 मैंने किया तो उसका डेरिवेटिव cos x आया, तो cos x का एंटी डेरिवेटिव यानी कि cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 3.5 आया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि cos x का इधर जब हमने देखा तो cos x का एंटी डेरिवेटिव यानी cos x का इंटीग्रेशन क्या था, cos x का इंटीग्रेशन sin x था। इधर आपने देखा तो इस वाले में cos x का एंटी डेरिवेटिव यानी cos x का इंटीग्रेशन कितना आया, यहाँ पर cos x का इंटीग्रल आया sin x प्लस 3, यहाँ cos x का इंटीग्रल sin x था, यहाँ cos x का इंटीग्रल sin x प्लस 3 था।
इस वाले में देख लीजिए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3.5, इसको मैंने डिफ्रेंशिएशन किया तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी कॉस एक्स ही आया, इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन भी कॉस एक्स ही आया। इसलिए कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस 3.5 भी है। तो इसका मतलब एक ही फंक्शन के कई सारे एंटी डेरिवेटिव हो सकते हैं। कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव यानी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव को ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव यानी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है। यहाँ से पता चला कॉस एक्स का इंटीग्रेशन यानी कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस 3 है। यहाँ हमने देखा इसको डिफ्रेंशिएट करके भी कॉस एक्स आया, इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करके भी कॉस एक्स आया। इसलिए कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव यानी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 3.5 भी होता है। तो इसका मतलब हुआ कि एक ही फंक्शन के कई सारे एंटी डेरिवेटिव होते हैं। उसी कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स, उसी कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस 3, उसी कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस 3.5। तो इसका मतलब कई सारे एंटी डेरिवेटिव एक फंक्शन के हो सकते हैं, यानी एक फंक्शन के कई सारे इंटीग्रेशन हो सकते हैं। तो साइन एक्स प्लस 0 भी हो सकता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 3 भी हो सकता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 3.5 भी हो सकता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 10 भी हो सकता है, साइन एक्स प्लस 100 भी हो सकता है। तो कितने सारे कॉस एक्स के इंटीग्रेशन हो सकते हैं। इसलिए ये जो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है यानी कि कॉस एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स या एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या आया, साइन एक्स आया। और साइन एक्स के साथ 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, कोई भी एक कांस्टेंट होगा, कोई भी एक कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी है। क्यों? क्योंकि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स भी हो सकता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 1 हो सकता है, साइन एक्स प्लस 2 हो सकता है, साइन एक्स प्लस 3 हो सकता है। क्योंकि साइन एक्स प्लस 3 को डिफ्रेंशिएट करके भी कॉस एक्स आया, साइन एक्स प्लस 3.5 को डिफ्रेंशिएट करके भी कॉस एक्स आया, साइन एक्स प्लस 100 को डिफ्रेंशिएट करके भी कॉस एक्स आएगा। इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन केवल साइन एक्स भी हो सकता है, साइन एक्स प्लस 1 हो सकता है, साइन एक्स प्लस 2 हो सकता है, साइन एक्स प्लस 1.5 हो सकता है, साइन एक्स प्लस 1000 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस एनी कांस्टेंट, एक ऐसा कांस्टेंट है जो अपनी वैल्यू को बदल सकता है। ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये कांस्टेंट कहलाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, स्वेच्छ अचर, ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू बदल सकती है। और अलग अलग कांस्टेंट इस साइन एक्स के साथ अलग अलग कांस्टेंट ऐड करने से हमको इस कॉस एक्स के कई सारे इंटीग्रेशन मिल सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग जानते थे किसी भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल तभी कहते हैं जब उसका यूनिक डिफरेंशियल आता है, यानी कि लेफ्ट डेरिवेटिव निकालो तो उतना ही आना चाहिए, राइट डेरिवेटिव निकालो तो उतना ही आना चाहिए। जबकि जब आप एंटी डेरिवेटिव करते हैं यानी कि इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन का उल्टा करते हैं, तो उसमें एक ही फंक्शन के कई सारे एंटी डेरिवेटिव आते हैं, यानी एक ही फंक्शन के कई इंटीग्रेशन आते हैं। तो इस बात को फिर से ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यूनिक होता है, एक ही होता है। चाहे आप उसको लेफ्ट से करो चाहे उसको राइट से करो, वो इक्वल आता है, सेम आता है, बिल्कुल अलग अलग वैल्यू नहीं आते हैं डिफरेंशिएशन में, तभी यूनिक है वो। यूनिक माने एक ही वैल्यू देगा, वो एक पॉइंट पर एक ही वैल्यू देगा, यूनिक टेंजेंट। तो डिफरेंशिएशन इज यूनिक। लेकिन अब डिफरेंशिएशन का उल्टा यानी एंटी डेरिवेटिव करना, डेरिवेटिव का उल्टा एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव यूनिक नहीं है, एक ही चीज के एक ही फंक्शन के कई सारे एंटी डेरिवेटिव है। जैसे कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स भी है, कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस 1 भी है, कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस 2 भी है, कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस 9 भी हो सकता है। तो इतने कई सारे एंटी डेरिवेटिव कॉस एक्स के हो सकते हैं। लेकिन इन सारे एंटी डेरिवेटिव में केवल एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि कांस्टेंट क्वांटिटी भी इसमें जो ऐड में आ रही है एडिशन में, वो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। 1 साइन एक्स प्लस 1 हो सकता है, साइन एक्स प्लस 2 हो सकता है, साइन एक्स प्लस 3 हो सकता है, साइन एक्स प्लस 100 हो सकता है। तो कोई कांस्टेंट आना है साइन एक्स के साथ प्लस में, लेकिन वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। वो कांस्टेंट ऐसा है जो अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, तो उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है बच्चों, वो है साइन एक्स प्लस सी। सी क्यों आया? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो भी कॉस एक्स आएगा, अगर साइन एक्स प्लस 3 को डिफरेंशिएट करते हो तब भी कॉस एक्स आएगा। इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 3 भी हो सकता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स भी हो सकता है,
cos x को sin x प्लस 3.5 को डिफरेंशिएट करो, sin x प्लस 3.5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का cos x 3.5 का 0, तो इसलिए फिर भी डिफरेंशिएशन cos x ही तो आएगा। sin x प्लस 3.5 को डिफरेंशिएट कर दो तो आपको डिफरेंशिएशन में cos x ही मिलेगा, इसलिए cos x को इंटीग्रेट कर दो तो आपको sin x प्लस 3.5 भी मिल सकता है। इसलिए एक फंक्शन के कई सारे इंटीग्रेशन हो सकते हैं और सिर्फ उन इंटीग्रेशन में डिफरेंस इतना होता है कि कांस्टेंट उसमें डिफरेंट आता है। तो किसी फंक्शन के इंटीग्रेशन में कई सारे इंटीग्रेशन होते हैं, लेकिन उन कई सारे इंटीग्रेशनों में केवल कांस्टेंट टर्म का फर्क पड़ता है। कांस्टेंट अलग अलग करने से अलग अलग इंटीग्रेशन आते हैं, जबकि वेरिएबल पार्ट जो इंटीग्रेशन का है वो सेम रहता है। इसलिए किसी भी फंक्शन को जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन में हम उसमें एक कांस्टेंट और जोड़ते हैं, सी कांस्टेंट और जोड़ते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इस पूरे अकेले sin x को डिफरेंशिएट करके भी cos x आएगा, sin x प्लस सी पूरे को डिफरेंशिएट करके भी cos x आएगा। इसलिए cos x को इंटीग्रेट करने में केवल sin x भी मिल सकता है, sin x प्लस सी भी मिल सकता है। c की वैल्यू 0 होगी तो केवल sin x आ जाएगा, c की वैल्यू 1 होगी तो cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 1 आएगा। तो इस तरीके से कई सारे इंटीग्रेशन एक फंक्शन के आते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या जाना कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, वो उसकी टेंजेंट को निकालता है, यूनिक टेंजेंट आती है, तो इसलिए डेरिवेटिव भी यूनिक होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन जो है किसी फंक्शन इंटीग्रेशन में जैसे किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमको पता है, ये फंक्शन नहीं पता है, फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो पता है लेकिन फंक्शन नहीं पता है, तो हम उस फंक्शन को सर्च करते हैं कि वो फंक्शन क्या होगा जिसका डेरिवेटिव हमको दिया हुआ है। तो यदि हमें फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है और हमने फंक्शन को पहचान लिया तो वो हम कहते हैं हमने फंक्शन को एंटी डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव का उल्टा कर दिया, एंटी डेरिवेटिव कर दिया। एंटी डेरिवेटिव का नाम प्रिमिटिव भी बोला जाता है, एंटी डेरिवेटिव का हम लोग इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो किसी इंटीग्रल जो है वो फंक्शन के डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स है, उल्टा है। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने देखा कि फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है और एक फंक्शन के कितने एंटी डेरिवेटिव हो सकते हैं। यहाँ पर हमने मेन फोकस ये रखा कि फंक्शन का डेरिवेटिव तो एक ही आता है, केवल यूनिक डेरिवेटिव आता है, लेकिन इंटीग्रेशन जो फंक्शन के आते हैं एंटी डेरिवेटिव वो कई सारे आते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, लॉग ऑफ मॉड एक्स, इसका डी डी एक्स करो आप, लॉग एक्स का डी डी एक्स करो तो कितना आता है लॉग एक्स का डी डी एक्स, ये 1/x आ जाता है। लॉग एक्स का डी डी एक्स 1/x आ जाता है। तो अगर मैं ये log x का डेरिवेटिव हुआ, डी डी एक्स ऑफ log x मीन्स डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x, तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव log x हो जाएगा, यानी कि 1/x का एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल, तो 1/x का इंटीग्रल log x है, 1/x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू log ऑफ mod x, ये हो सकता है। लेकिन अगर आप देखिए आपने केवल log x को डिफरेंशिएट किया तो ये चीज़ आई। अगर आपका फंक्शन होता है log ऑफ mod x प्लस 2, इस तरीके से होता, इसको डिफरेंशिएट आप करते तब आपके पास डी डी एक्स लॉग एक्स प्लस डी डी एक्स 2 आता, डी डी एक्स लॉग एक्स प्लस डी डी एक्स 2 आता। डी डी एक्स लॉग एक्स तो कितना हो जाता, 1/x हो जाता, और डी डी एक्स 2 कितना हो जाता, वो 0 हो जाता। तो इस तरीके से फिर भी 1/x ही आता है। अगर log x प्लस 2 मेरे पास फंक्शन होता, उसका मैं डेरिवेटिव करता तो वो फिर भी 1/x आता। अगर केवल log x मेरे पास फंक्शन होता, उसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तब भी वो 1/x आता। तो इस तरीके से 1/x जो डिफरेंशियल है वो log x का भी है, वही 1/x जो डिफरेंशियल है वो आपका log x प्लस 2 का भी है। log x प्लस 3 करोगे तब भी 1/x आएगा, log x प्लस 100 करोगे तब भी 1/x आएगा। तो इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि 1/x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो log x हो सकता है, 1/x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो log x प्लस 2 भी हो सकता है, या ये 2 की जगह में कोई और वेरिएबल ले लो, डी डी एक्स ऑफ log ऑफ mod x प्लस 95 ले लेता हूँ, कांस्टेंट नंबर कोई, तो तब डेरिवेटिव करोगे तो डी डी एक्स लॉग एक्स करोगे तो 1/x आएगा, और डी डी एक्स 95 करोगे तो 0 आ जाएगा, तो फिर 1/x आ गया। तो इसलिए इस पूरे का डेरिवेटिव डी डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 95 इज इक्वल टू 1/x, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज इक्वल टू log x प्लस 95। तो इस तरीके से एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x या इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x,
दिस इज इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन, उसमें उस फंक्शन को पहचानो जिसको डिफरेंशिएशन करने, किसका डिफरेंशियल था, इसका था, तो इसलिए इसका एंटी डेरिवेटिव ये है क्या, log x प्लस 95 हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 1/x का जो इंटीग्रेशन है, 1/x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो log x भी हो सकता है, 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो log x प्लस 2 भी हो सकता है। 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो log x प्लस 2 भी आ सकता है, और 1/x का इंटीग्रेशन यहाँ से करो तो ये 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस 95 भी हो सकता है। इसलिए किसी फंक्शन का 1/x का जब आप एंटी डेरिवेटिव कर रहे हो या इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको जनरली क्या मिलेगा, कई सारे इंटीग्रेशन मिलेगा, log x मिलेगा, log x प्लस 1 मिल सकता है, log x प्लस 2 मिल सकता है, log x प्लस 95 मिल सकता है, कितने सारे वैल्यूज मिल सकते हैं, ये कई सारे इंटीग्रेशन मिल सकते हैं। लेकिन सभी इंटीग्रेशन में एक चीज़ कॉमन है क्या, कि वेरिएबल पार्ट उनका सबका सेम है और कांस्टेंट का डिफरेंस है। किसी में log x प्लस 1 हो जा रहा है, किसी में log x प्लस 2 हो जा रहा है, किसी में log x प्लस 0 हो जा रहा है, तो इसलिए कांस्टेंट का फर्क है। तो एक फंक्शन के कई सारे एंटी डेरिवेटिव होते हैं, एक फंक्शन के कई सारे इंटीग्रेशन होते हैं, लेकिन उन सारे इंटीग्रेशन में एक चीज़ का ही डिफरेंस है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस है। इसलिए किसी फंक्शन के इंटीग्रेशन को यानी कि उसके एंटी डेरिवेटिव को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग जनरली log x प्लस सी, इस तरीके से मैंने इसको नोट किया है। देखिए 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी। तो किसी का भी इंटीग्रेशन आप करते हो तो उसमें एक कांस्टेंट टर्म हमारा जरूर आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन कोई यूनिक क्वांटिटी नहीं है। किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन यूनिक ना होकर के कई सारे इंटीग्रेशन होते हैं फंक्शन के, लेकिन सभी इंटीग्रेशन में केवल कांस्टेंट टर्म का ही डिफरेंस रहता है। तो इसलिए किसी कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यू पर हमें डिफरेंट इंटीग्रल मिल जाते हैं, जबकि log x पार्ट सेम रहेगा, कांस्टेंट पार्ट उसका वेरी करता है, उसके हिसाब से अलग अलग इंटीग्रेशन हमको मिलते जाते हैं। तो इसलिए हम जनरली जो इंटीग्रेशन दिखाते हैं तो उसमें log x प्लस सी कहते हैं। इस प्रकार का जो इंटीग्रेशन है जिसमें हमें इंटीग्रेशन की बाउंड्री नहीं पता होती है कि ये इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक होना है, यानी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है। जैसे डिफरेंशिएशन हम कहते थे कि ये ओपन इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, हम किसी फंक्शन का ddx से निकालते थे ना, और हम कहते थे कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ओपन इंटरवल ए बी में डिफाइंड है या ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, इंटरवल पता होता है। तो वैसे ही इंटीग्रेशन का भी इंटरवल होता है कि ये इंटीग्रेशन इस इंटरवल में डिफाइंड है, a से b तक डिफाइंड है, 3 से 4 तक डिफाइंड है। तो अगर उसकी इंटीग्रेशन की बाउंड्री आपको पता है कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक ये इंटीग्रेशन डिफाइंड है, तब तो उसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं जिसमें आपको बाउंड्री पता है कि ये इंटीग्रेशन कौन से इंटरवल में डिफाइंड है, कहाँ से लेकर के कहाँ तक हमारा इंटीग्रेशन डिफाइंड है, तो वो डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। यदि मुझे इंटीग्रेशन की बाउंड्री नहीं पता है कि ये इंटीग्रेशन जो है ये कौन से इंटरवल में डिफाइंड है, किस इंटरवल के लिए ये इंटीग्रेशन डिफाइन किया गया है, वो इंटरवल नहीं पता है, तो हम उसको इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, जिसमें हमें इंटीग्रेशन की बाउंड्री नहीं पता है या वो इंटरवल नहीं पता है जिस इंटरवल में इंटीग्रेशन होना है, या इसका इंटीग्रेशन किस इंटरवल में डिफाइन किया गया है वो इंटरवल नहीं पता है, तो उसको इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। उसमें लिमिट आपको पता नहीं है, और जिसमें ये लिमिट पता है कि भाई ये कौन से वैल्यू से कहाँ तक इंटीग्रेट होना है, तो उसको डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। तो विच हैव boundary given, the interval is given in which the integration is done, then definite integral. If interval is not given in which the integration is made, then this is indefinite integral. तो दो टाइप के इंटीग्रल हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रल है और एक है इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन दिया ही नहीं रहता है, लिमिट नहीं दी रहती कि कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट होना है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। और जिसमें लिमिट दे रखी है कि आपको ए से बी तक के इंटरवल में इंटीग्रेट करना है, तो उसको हम लोग कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इनडेफिनेट इंटीग्रल के कई सारे इंटीग्रेशन हो सकते हैं फंक्शन के। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो फंक्शन के कई सारे इंटीग्रेशन हो सकते हैं, इसलिए उसको हम जनरली जैसे ये इंटीग्रेशन करके प्लस सी लिख देते हैं, कांस्टेंट सी को उसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो कई सारे इंटीग्रेशन हो सकते हैं और कन्फर्म बाउंड्री तो पता है नहीं, इसलिए उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आता है। जब डेफिनेट इंटीग्रल की बात होती है जिसकी बाउंड्री हमको पता होती है, तो वहाँ पर वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फिर नहीं आता, फिर तो वो केवल बिना कांस्टेंट इंटीग्रेशन की जो वैल्यू बनती है वही उसका इंटीग्रल आता है। तो यहाँ पर आपने सीखा कि इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जहाँ पर इंटीग्रेशन की बाउंड्री पता है, वो इंटरवल पता है जिस इंटरवल पर फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफाइंड है, तो वो बाउंडेड इंटीग्रेशन
यानी कि वो डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है, बिकॉज बाउंड्री इज नोन, इंटरवल इज नोन। और डेफिनेट इंटीग्रल जब आप फंक्शन का करेंगे तो उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो सी है वो नहीं आता। जब इंडेफिनिट इंटीग्रल है जिसमें बाउंड्री पता नहीं है, वो इंटरवल ही पता नहीं जिस इंटरवल में इंटीग्रेट होना है फंक्शन को, तो वो इंडेफिनिट इंटीग्रल बोला जाता है। इंडेफिनिट इंटीग्रल के इंटीग्रेशन में हमेशा कांस्टेंट सी ऐड होता है, क्योंकि कई सारे इंडेफिनिट इंटीग्रल फंक्शन के हो सकते हैं, जबकि डेफिनेट इंटीग्रल केवल एक ही होता है, यूनिक होता है। तो इस तरीके से ये इंटीग्रल के बारे में शॉर्ट में हमने जाना कि ये डेरिवेटिव का यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा है, डेरिवेटिव का उल्टा है, इसलिए एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो, जबकि इंटीग्रेशन में यानी एंटी डेरिवेटिव में आपके पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पता है, फंक्शन को आप ढूंढ रहे हो। तो कुछ क्वेश्चन हम इसमें करते हैं। देखिए एग्जाम्पल जो आपने डिफरेंशिएशन के पढ़ रखे हैं उसी के बेस पर हम लोग डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव को सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि हमारे पास सबसे पहले एक फार्मूला था x पावर n+1 है, सपोज ये x की पावर n+1 है और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मेरे पास फार्मूला डिफरेंशिएशन का था डी डी एक्स ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n-1, ये फार्मूला था। डी डी एक्स ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n-1 था। तो x पावर n+1 का डी डी एक्स क्या होगा, इसमें भी वो पावर पहले आगे आ जाएगी n+1 इंटू एक्स पावर, जितनी पावर है उसमें से एक कम हो जाता है। जैसे x पावर n है तो n इंटू एक्स पावर n-1, ये n+1 x पावर n+1-1, तो कितना हो गया देखिए, डी डी एक्स ऑफ x पावर n+1 इज इक्वल टू n+1 इंटू एक्स पावर, ये कैंसिल हो गया, n आ गया हमारे पास। तो अब इस n+1 को मैं यहाँ ले आता हूँ, देखिए डी डी एक्स ऑफ x पावर n+1 अपॉन n+1 भी यहीं ले आता हूँ, ये आ गया, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, x पावर n। तो इस तरीके से x पावर n+1 अपॉन n+1, इसका जो डेरिवेटिव है, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो x पावर n है। डी डी एक्स ऑफ x पावर n+1 अपॉन n+1, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n+1 अपॉन n+1, दिस इज इक्वल टू x पावर n। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर n+1 अपॉन n+1, ये डेरिवेटिव है, और सॉरी इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन x पावर n का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n विद रेस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू x पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये हमारा फार्मूला है इंटीग्रेशन का, इसको हमें याद रखना है। तो क्या किया हमने, कहा डी डी एक्स ऑफ x पावर n का फार्मूला याद था, डी डी एक्स ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n-1 होता है। तो इसी फार्मूला को अगर मैं x पावर n+1 में अप्लाई करूं तो डी डी एक्स ऑफ x पावर n+1 इज इक्वल टू n+1 इंटू एक्स पावर n+1-1, ये कैंसिल, तो n+1 इंटू एक्स पावर n हो गया। तो डी डी एक्स ऑफ x पावर n+1 ये है, इसको यहाँ अपॉन में ले आइए, तो डी डी एक्स ऑफ x पावर n+1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू एक्स पावर n हो गया। तो इसलिए x पावर n+1 अपॉन n+1 का डेरिवेटिव x पावर n है, इसलिए x पावर n का एंटी डेरिवेटिव x पावर n+1 अपॉन n+1 है, यानी x पावर n का इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू x पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया। अगर इनडेफिनिट इंटीग्रल है, लिमिट नहीं है, तो ये कांस्टेंट c भी इसमें आएगा, क्योंकि ये इसको डिफरेंशिएट करके भी इतना आ सकता है, लेकिन अगर इसमें x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c ले लेता हूँ तब भी डिफरेंशिएट करके इतना ही आएगा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, इतना इसमें आएगा। तो ऐसे ही और एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखिए जो डिफरेंशिएशन के फार्मूले के रूप में यूज होते हैं। जैसे हमारे पास है e टू द पावर x का डी डी एक्स करिए, e टू द पावर x का आप डी डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा e टू द पावर x का डी डी एक्स e टू द पावर x ही आएगा। और अगर मैं e टू द पावर x प्लस c ले लेता हूँ, e टू द पावर x प्लस c, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस c, तो डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ c है। तो e टू द पावर x प्लस c पूरे का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू e की पावर x का डी डी एक्स करो, e टू द पावर x होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करो, 0 हो जाता है। तो डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस c, डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस c इज इक्वल टू e टू द पावर x होता है। इसलिए अब इसका डेरिवेटिव ये है e टू द पावर x प्लस c, इसका डेरिवेटिव
ई टू द पावर एक्स है। तो ई टू द पावर एक्स का एंटी डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स प्लस सी आएगा। तो एंटी डेरिवेटिव ऐसे लिखूंगा, देखिए ई टू द पावर एक्स एंटी डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। तो ये भी हमारा एक फार्मूला है कि ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स प्लस सी होता है। ऐसे अन्य कई सारे फार्मूले हमारे आएंगे। तो हमने एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का एक्स पावर एन का जो हमने इंटीग्रेशन किया था, एक्स पावर एन का हमने इंटीग्रेशन किया था एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिला एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन मिला था। तो इंटीग्रेशन में क्या करना है, पावर एक बढ़ा देनी है, जितनी पावर है उसको एक बढ़ा देना है, अपॉन एन प्लस वन करना है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि एन की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, तब ये इंटीग्रेशन आता है। अच्छा, दूसरा इंटीग्रेशन आपने यहाँ पर देखा, अगर ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो क्या आया इंटीग्रेशन, ई टू द पावर एक्स प्लस सी आया, इसमें दिस प्लस सी आ गया। तीसरा इंटीग्रेशन अगर हम देखते हैं कि सपोज हमारे पास log x है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपने, डी डी एक्स ऑफ log x प्लस सी है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आपको पता है log x का डी डी एक्स 1/x आ जाएगा और c का डिफरेंशियल 0 आ जाएगा, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन इतना आएगा। 1/x का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे या एंटी डेरिवेटिव 1/x का निकालोगे तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव log x प्लस सी होगा। तो 1/x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x दिस इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू log ऑफ mod x प्लस सी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, ये 1/x है तो इसको ऊपर न्यूमरेटर में ही ले आऊँगा तो x पावर -1 हो जाएगा। x पावर -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ mod x प्लस सी। तो इस प्रकार से आपने ऊपर के फार्मूले में देखा कि x पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1/n+1 होता है, लेकिन n -1 नहीं होना चाहिए। अगर n -1 है तो x पावर n dx, x पावर n dx, अगर n -1 है तो तब इसका इंटीग्रेशन log x हो जाता है। अगर n -1 नहीं है तब x पावर n+1/n+1 फार्मूला लगता है। तो इसलिए ये x पावर n के इंटीग्रेशन में n इक्वल टू 1 नहीं होने पर x पावर n+1/n+1 आ जाता है, और अगर x पावर -1 है यानी n इक्वल टू -1 है तो फिर ये वो वाला फार्मूला नहीं लगता, फिर तो log x हो जाता है इसका इंटीग्रेशन। तो ये 3 इंटीग्रेशन आपने सीखे। ऐसे ही चौथा, पाँचवा, छठा कई सारे इंटीग्रेशन हैं जो आप सीखेंगे और उसके बाद हम उनको एज ए फार्मूला एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो एक है, जैसे हमारे पास फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करता हूँ या साइन एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट करता हूँ, क्या आएगा साइन एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट, साइन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस एक्स और सी का डिफरेंशियल हो जाएगा 0, तो कॉस एक्स रहा। तो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस सी हो, कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव यानी कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी होगा। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। ध्यान रहे ये अगर इसमें बाउंड्री लिमिट पता है कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट है तो डेफिनेट इंटीग्रल सी नहीं आता। अगर इसमें लिमिट नहीं पता है कहाँ से कहाँ तक है बाउंड्री का तो फिर उसमें सी आता है। इनडेफिनिट इंटीग्रल बाउंड्री पता नहीं है सी आता है, डेफिनेट इंटीग्रल बाउंड्री पता है कहाँ से कहाँ तक होगा सी नहीं आता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन यानी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी है। इस तरीके से एक और देखिए इंटीग्रेशन, सपोज आपके पास डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है, कॉस एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट करना है तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है, कॉस का डिफरेंशियल आता है माइनस साइन एक्स और सी का डिफरेंशियल आता है 0, तो माइनस साइन एक्स हो गया। तो इस तरीके से अगर कॉस एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है तो माइनस साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस सी है, यानी माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस सी है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स प्लस सी। या इस माइनस को राइट में भी शिफ्ट कर सकता हूँ तो ये हो जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और ये माइनस सी है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की हम वैल्यू को चेंज कर इसको प्लस सी के रूप में ही लिख देते हैं क्योंकि अभी अननोन कांस्टेंट है तो दिस कैन बी रिटन एज प्लस सी, इसको मैंने साइन चेंज नहीं किया इसमें। तो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये इसका कॉस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी है।
cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी है। ऐसे ही tan x का इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होगा, या tan x का डिफरेंशिएशन देख करके उसके लिए इंटीग्रेशन फार्मूला बनाते हैं। तो आपने देखा dx ऑफ tan x का ddx क्या आएगा, sec स्क्वायर x होता है। tan x का ddx sec स्क्वायर x होता है। अगर आप tan x के साथ साथ कुछ कांस्टेंट भी ले लीजिए, जैसे ddx ऑफ tan x प्लस सी ले लिया आपने, कांस्टेंट सी भी है, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ddx tan x करो तो sec स्क्वायर x होगा, ddx ऑफ सी भी करो 0 हो जाएगा। तो इसलिए tan x प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन यानी इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है। तो sec स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव tan x प्लस सी है। तो एंटी डेरिवेटिव को इस प्रकार से लिखिए, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या आया, sec स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव tan x प्लस सी, tan x प्लस सी। इस तरीके से इसका ये sec स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव tan x प्लस सी होता है। अब हम चौथे फार्मूला देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर, ddx ऑफ cot x प्लस सी को देखो आप, cot x प्लस सी को डिफ्रेंशिएट करो तो cot x का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, c का डिफरेंशियल 0 होता है। इसलिए cot x प्लस सी का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x है। माइनस कोसेक स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव यानी माइनस कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन cot x प्लस सी है। कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, ये माइनस यहाँ ले जाइए, तो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव माइनस cot x प्लस सी होगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमेशा प्लस लीजिए। तो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करूंगा तो कोसेक स्क्वायर का माइनस cot x प्लस सी हो जाएगा, माइनस cot x प्लस सी। तो इस तरीके से कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन किया। पांचवा फार्मूला आपके पास होता है डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशियल करते हो तो क्या आता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स आता है। सेक एक्स का डी डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स आता है। इसलिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का एंटी डेरिवेटिव करोगे तो सेक एक्स निकल कर आएगा। तो एंटी डेरिवेटिव, ये सिंबल है एंटी डेरिवेटिव के लिए, इसको इंटीग्रल भी हम कहते हैं। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स with respect to x, एंटी डेरिवेटिव ऑफ sec x into tan x with respect to x इज इक्वल टू sec x होगा। और बच्चों ये sec x प्लस c अगर होगा तो तब भी तो यही आएगा डिफरेंशियल। sec x का डिफरेंशियल ये होगा, c का डिफरेंशियल 0। तो इसलिए sec x प्लस c के रूप में लिखूंगा इसका जो एंटी डेरिवेटिव है sec x प्लस c। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c आएगा। ऐसे छठा देखिए, अब आप छठा वाला, छठे में है डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स के बाद कोसेक एक्स। कोसेक एक्स प्लस सी कर दो आप इसमें, केवल कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन भी वही आएगा और कोसेक एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशियल करोगे तो कोसेक एक्स का डिफरेंशियल क्या आता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और सी का डिफरेंशियल क्या आता है, 0। तो कोसेक एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स है। माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स का एंटी डेरिवेटिव कोसेक एक्स प्लस सी है। तो कोसेक एक्स कॉट एक्स का एंटी डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का एंटी डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। माइनस यहाँ डाल दिया है तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो एंटी डेरिवेटिव को हम जो कांस्टेंट है, सॉरी ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वी आर ऑलवेज टेकिंग इट एज पॉजिटिव बिकॉज इट इज अननोन कांस्टेंट। तो ये कोसेक एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से हमने कई सारे फंक्शन के डिफरेंशिएशन की सहायता से उनके इंटीग्रेशन निकालना सीखा। यानी कि डेरिवेटिव अगर हमें पता है तो एंटी डेरिवेटिव निकालना हमने सीखा। ये सारे केस इंडेफिनिट इंटीग्रल के हैं क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं या एंटी डेरिवेटिव तो कर रहे हैं, लेकिन हमें वो इंटरवल नहीं पता है जिस इंटरवल में हम लोग एंटी डेरिवेटिव अर्थात इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इसलिए कांस्टेंट सी सब जगह आ रहा है। तो क्या क्या सीखा, रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने सीखा कि डी डी एक्स एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ये था, इसको डिफ्रेंशिएट करके आया था x पावर n। तो इसलिए आपने कहा कि इंटीग्रेशन कर दो x पावर n का, x पावर n का इंटीग्रेशन करोगे तो ये मिलेगा आपको, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव यानी इसका इंटीग्रेशन ये पूरा है। तो इंटीग्रेशन मिलेगा आपको
एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन, तो कैसे निकालते हैं एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन? पावर में एक बढ़ा देते हैं और अपॉन में ये जो पावर है दिस प्लस वन आ जाता है। तो एक्स पावर, जैसे एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 4 का इंटीग्रेशन करो तो क्या हो जाएगा? एक्स पावर 4 प्लस वन अपॉन 4 प्लस वन प्लस सी। तो यानी एक्स पावर 5 हो गया और नीचे से अपॉन 5 आ गया प्लस कांस्टेंट सी। इस तरीके से एक्स पावर एन को आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा इंटीग्रेशन जो आपने सीखा था वो क्या सीखा था? आपके पास था डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस सी। इस टाइप का कोई फंक्शन हो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपने कहा ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल ई टू द पावर एक्स होता है और सी का डिफरेंशियल 0 होता है। तो इसलिए ई टू द पावर एक्स प्लस सी, इसका डिफरेंशियल ई टू द पावर एक्स था, तो इसलिए ई टू द पावर एक्स का एंटी डेरिवेटिव करूंगा तो ई टू द पावर एक्स प्लस सी आएगा। इसलिए ई टू द पावर एक्स का एंटी डेरिवेटिव, ये एंटी डेरिवेटिव हो गया यानी इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी आ गया। ये हमने सीखा। तो ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल आपने क्या सीखा था? फार्मूला डी डी एक्स ऑफ, आपके पास था लॉग, सॉरी डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स था। लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? 1 अपॉन एक्स होता है। अगर लॉग एक्स प्लस सी ले लूँ तो लॉग एक्स का डी डी एक्स 1 अपॉन एक्स होगा, सी का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो इसलिए केवल लॉग एक्स का डी डी एक्स भी 1 अपॉन एक्स आता है, लॉग एक्स प्लस सी का डिफरेंशियल भी 1 अपॉन एक्स आता है। इसलिए जब लॉग एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स है तो 1 अपॉन एक्स का एंटी डेरिवेटिव लॉग एक्स प्लस सी होगा, यानी कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। इस तरीके से इसका एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन आपने कर दिया। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, यूज होंगे ये फार्मूले हमारे इंटीग्रेशन में आगे। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी होता है, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स प्लस सी होता है, एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 होता है। तो ये 3 फार्मूले आपने वहाँ पर सीखे हुए थे। इसके अलावा हमने फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले थे उनके भी एंटी डेरिवेटिव निकालना सीखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। जैसे कॉस एक्स का मैं एंटी डेरिवेटिव निकाल रहा था तो आपने याद किया वो आया साइन एक्स प्लस सी। मैंने साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव निकाला या साइन एक्स का मैंने इंटीग्रेशन किया तो मेरे पास आया माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फिर मैंने ये जो है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मेरे पास आया टेन एक्स प्लस सी। फिर मैंने कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया तो मेरे पास आया माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फिर मैंने सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन फार्मूला निकाला तो मेरे पास आया सेक एक्स प्लस सी आया। फिर मैंने लास्ट में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन निकाला तो वो आया मेरे पास माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो इतने सारे इंटीग्रेशन फार्मूले हमने उनके डिफ्रेंशिएशनों से ही सीखा था, क्योंकि टेन एक्स प्लस सी का डिफ्रेंशिएट करो सेक स्क्वायर एक्स आता है, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे टेन एक्स प्लस सी आएगा। माइनस कॉट एक्स को डिफ्रेंशिएशन करो कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेट कर दो कोसेक कॉट एक्स आ जाएगा। सेक एक्स प्लस सी का डी डी एक्स करोगे ये इंटीग्रेशन आएगा, ये आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो सेक एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 2 3 4 5 6 आपने इसके इंटीग्रेट कर दिए। इसमें हमने साइन और कॉस का इंटीग्रेशन किया, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर सेक एक्स टेन एक्स और कोसेक एक्स का किया, लेकिन हमने टेन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं सीखा, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हमने नहीं सीखा, सेक एक्स का भी इंटीग्रेशन हमने नहीं सीखा, केवल कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन भी हमने नहीं सीखा। वो आगे आएंगे उसमें अगले चैप्टर्स में आएंगे एडवांस में। तो इतने इंटीग्रेशन जो हमने सीखे हैं इन्हीं का हम यूज करेंगे कुछ इंटीग्रेशंस में और एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो हल्का सा यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन के बारे में समझा होगा और अब हम इसमें से उसके जो रूल्स हमने इंटीग्रेशन के बनाए उनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर एक मेन चीज़ हमने सीखी कि इंडेफिनिट इंटीग्रल कई सारे हो सकते हैं। एक एनसीईआरटी की बुक में देखिए, एक उसने ग्राफ दिया है, सपोज उसने कहा कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो सकता है, कई सारे इंटीग्रेशन हो सकते हैं। तो इनके ग्राफ पैराबोला आते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा तो ये ऐसे पैराबोला आता है, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर देता हूँ तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 y माइनस 1 तो ये इधर आ जाता है,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर देता हूँ तो ये 2 हाइट पर आ जाता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर देता हूँ तो ये इधर आ जाता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर देता हूँ तो ग्राफ यहाँ आ जाता है। ये सारे ग्राफ यदि आप x इज इक्वल टू ए पर कोई लाइन खींच देते हैं x इज इक्वल टू ए, इस x इज इक्वल टू ए लाइन पर सारे ग्राफ के टेंजेंट बनाते हो ऐसे, ये सारी टेंजेंट पैरेलल हो जाती हैं कहते हैं। x इज इक्वल टू ए पर जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर टेंजेंट बना दीजिए सारे पैराबोला की, तो ये पैरेलल टेंजेंट आती हैं। तो इसलिए एक इंडिकेशन, एक फंक्शन के कई इंडिकेशन होते हैं, वो कई इंडिकेशन एक ही जैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलर टाइप का ग्राफ होता है, सिर्फ उसका जो वर्टेक्स है वो चेंज हो जाता है, ग्राफ का वर्टेक्स चेंज हो जाता है, ग्राफ बिल्कुल सिमिलर रहता है। जितने सारे अलग अलग इंडिकेशन आते हैं किसी फंक्शन के, उसका ग्राफ सारा सेम रहता है, सिर्फ उसका जो वर्टेक्स है वो चेंज होता है इसके कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन के हिसाब से। और जो टेंजेंट आती है किसी पर्टिकुलर लाइन के उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर, वो सारी टेंजेंट पैरेलल उसमें निकलती हैं। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय डायरेक्ट फार्मूला और बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के द्वारा इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं किसी फंक्शन का। देखिए, इंस्पेक्शन के द्वारा हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे किसी फंक्शन का, हम इसमें पहचानेंगे कि भाई ये किसको डिफरेंशिएट करके आया था, जिसको डिफरेंशिएट करके आया होगा वही उसका इंटीग्रल होगा। इस तरीके से हम इंस्पेक्शन करना कहते हैं, अनुमान लगाना और अनुमान के आधार पर इंटीग्रेशन को निकाल देना। अब एक मेरे पास ये क्वेश्चन है, सपोज मेरे पास क्वेश्चन है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है आपने, ये फंक्शन इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने से इतना आता है। तो आपने देखा कि अगर साइन इनवर्स एक्स को आप डिफरेंशिएट करते हो, हमारा डिफरेंशिएशन में आपको याद है साइन इनवर्स एक्स का जब डिफरेंशिएशन होता है या साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन जब होता है, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, सी का 0 हो जाता है। तो इसलिए साइन इनवर्स एक्स प्लस सी डिफरेंशिएट करोगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना। तो इसलिए इसको इंटीग्रेट करोगे, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये इंस्पेक्शन से निकाला आपने अनुमान लगाया कि आखिर ये किसको डिफरेंशिएट करके आया था, उसी को पकड़ना है फंक्शन को, तो ये हो जाता है। ऐसे ही दूसरा देखिए, एक हमारे पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जैसे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने का मतलब उस फंक्शन को पहचानो जिसको डिफरेंशिएट करके ये आया था, किसको डिफरेंशिएट करूंगा कि ये आ जाए। तो अगर आप cos x का डिफरेंशिएशन करो, ddx ऑफ cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करो, cos इनवर्स x का डिफरेंशियल आता था -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है। cos इनवर्स x प्लस सी कर दो तब भी डिफरेंशिएशन यही है। इसलिए इसका इंटीग्रेशन करोगे तो cos इनवर्स x प्लस सी आएगा, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आएगा cos इनवर्स x प्लस सी। ऐसे ही एक तीसरा इंटीग्रेशन है, देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप देखिए कि किसको डिफरेंशिएट करने पर ये आता है। आपने tan इनवर्स x का ddx सुना होगा, tan इनवर्स x का या tan इनवर्स x प्लस सी, tan इनवर्स x प्लस सी का डिफरेंशिएशन किया तो वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है। tan इनवर्स x का ddx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस सी आएगा। तो इसलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस सी आएगा। ऐसे ही एक चौथा इंटीग्रेशन देखिए, हमारे पास है 1/mod x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये किसको डिफरेंशिएट करके आता है, ये डिफरेंशिएट करके आता है सेक इनवर्स एक्स को, इसलिए इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा। पांचवा देखिए, इसके बाद फिफ्थ जो है हमारे पास एक फार्मूला, वो है 1/-mod x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1।
एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो ये किसको डिफरेंशिएट करके आया? ये डिफरेंशिएट करके आता है कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा। ऐसे ही एक फार्मूला और है, देखिए -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो ये किसको डिफरेंशिएट करके आता है? ये कॉट इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करके आता है। इसलिए जब कॉट इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी ये जो 5-6 इंटीग्रल हैं ये आपने यहाँ पर सीखे। अब हम इसमें देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में ये सारे फार्मूले जो हम इंटीग्रेशन के कर रहे थे ये हमको यूज करने होंगे। तो इनको यूज करने के लिए देखिए एक्सरसाइज 7.1 इसका देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव आपने करना है। और एंटी डेरिवेटिव कैसे सिंबल से नोट करोगे? ये एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन का सिंबल है और इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x। ये वैल्यू हमको निकालनी है। तो इंस्पेक्शन से निकालना है, अनुमान से निकालना है। सोचो कि ये किसको डिफरेंशिएट करके आया है? साइन आया है ना, तो आप कॉस का डिफरेंशिएशन करो जरा, डी डी एक्स और कॉस 2x करो। तो कॉस 2x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो चेन रूल से आपको पता है कि कॉस का डिफरेंशियल तो होता है माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, 2x इसके साथ एज इट इज रहेगा, इनटू फिर डी डी एक्स और 2x करूंगा तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि डी डी एक्स और कॉस 2x करेंगे, कॉस 2x करेंगे तो ये आ जा रहा है 2 भी आए ना, -2 साइन 2x। कॉस 2x का डी डी एक्स -2 साइन 2x है। लेकिन मेरा तो यहाँ पर साइन 2x का करना है ना इंटीग्रेशन, साइन 2x। तो इसलिए क्या करूँ, -2 को यहाँ ले आओ तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स और -3 यहाँ आ जाएगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इसका डी डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन ऑफ 2x। इसमें प्लस सी भी कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन 2x आएगा, साइन 2x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी आएगा। तो इसलिए इस अनुमान से आप इसका सीधे आंसर लिख सकते हैं। हम क्या इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी, यही इसका इंटीग्रेशन होगा। फिर से समझने की कोशिश करिए, साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है तो आपने उस फंक्शन को ढूंढना है जिसको डी डी एक्स करके ये मिलता है। किसको डी डी एक्स करने से ये चीज आएगा। तो आपको पता है साइन है तो ये कॉस का डिफरेंशियल करके ही साइन आता है, कॉस का डी डी एक्स करने से साइन आता है। तो होगा तो वो कॉस वाला फंक्शन होगा जिसका डी डी एक्स से आया होगा। तो डी डी एक्स कॉस 2x से किया मैंने, साइन 2x था मैंने डी डी एक्स कॉस 2x से किया। और cos 2x का डी डी एक्स होता है चेन रूल से, cos का डिफरेंशियल कर दिया माइनस साइन हो गया, उसके साथ 2x एज इट इज रहेगा, इनटू फिर 2x का डेरिवेटिव लगा दिया 2 हो गया। तो -2 साइन 2x है cos 2x का डी डी एक्स। लेकिन यहाँ मुझे साइन 2x से क्या हो सकता है, तो मैंने साइन 2x से यहाँ रहने दिया, -2 को डिवाइड में डाल दिया। तो डी डी एक्स ऑफ cos 2x अपॉन -2, डी डी एक्स ऑफ cos 2x अपॉन -2, तो ये माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू साइन 2x। तो इसको डिफरेंशिएट करके साइन 2x आया, तो साइन 2x को इंटीग्रेट करने से कितना आएगा, साइन 2x को इंटीग्रेट करने से माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस सी आएगा। तो यही इसका एंटी डेरिवेटिव हुआ। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है cos 3x। दूसरा क्वेश्चन है cos 3x का एंटी डेरिवेटिव आपको करना है। तो कैसे इसका एंटी डेरिवेटिव करोगे, आप ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि आखिर किसको डिफरेंशिएट करने पर ये आया था, ये किस चीज को डिफरेंशिएट करके आता है, उसी को ढूंढना, इंटीग्रेशन करना है। तो cos 3x किसका डी डी एक्स करके आया, तो यहाँ पर आप क्योंकि ये cos है तो इसलिए ये sin 3x से रिलेटेड है, साइन का डिफरेंशिएशन आता है, तो इसलिए आप डी डी एक्स साइन 3x करोगे, डी डी एक्स ऑफ साइन 3x। तो साइन 3x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है सीधे cos 3x एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन cos 3x एज इट इज, इनटू अब 3x का डेरिवेटिव 3, तो क्या आया 3 cos 3x, ये साइन 3x का डी डी एक्स है, साइन 3x का डी डी एक्स 3 cos 3x है। अगर मैं इस 3 को अपॉन में ले आऊं
तो डी डी एक्स ऑफ साइन 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू कॉस 3x होगा। तो cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 प्लस सी आएगा। cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 प्लस सी आएगा। तो इस तरीके से आपको अनुमान लगाना है कि भाई ये किस चीज को ddx से करूं कि इतना आ जाए। तो आपने देखा sin 3x अपॉन 3 को ddx से किया जाए तो cos 3x आता है, इसलिए cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 प्लस सी के बराबर होगा। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन हमको करने हैं। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हम इंस्पेक्शन मेथड से कर रहे हैं, अनुमान लगाने वाले मेथड से कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर आपको इस इंस्पेक्शन में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन थोड़ा सा अपनी लॉजिक पावर को शार्प बनाइए। इसमें लॉजिक लगा करके करना है हमको, इसका भी यूज होता है। लेकिन आगे हम इन्हीं क्वेश्चन को बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो तब आपको यही क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी लगने लगेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको ये हो सकता है टफ लगे, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग देम बाय इंस्पेक्शन। यहाँ पर हम इंस्पेक्शन से काम कर रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन जब हम आगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इसलिए वो नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।